पीछे हो ना, कमरान पीछे हो। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चले जी, कुर्सी ले लो। ओके, शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स लॉ वाह के अंदर खड़ी सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे आज आपसे मिल के आपके ज़राए अबलाग के साथ जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन और स्किल्स हैं उनको जांचने का मौका मिला और मुझे ये खुशी हुई कि ये पुठोहार का हिता जो है ये मर्दम खेज भी है और मर्दम शनास भी है। और आप लोगों ने हमेशा यहाँ जिस तरह इस धरती से मर्दम शनासी करते हुए गुलाम सरवर खान साहब और उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, आज जो है वो यहाँ जो इज्तिमा था, जिस तरह से हमारे हमायदीन दोनों हलकों से तशरीफ़ लाए कायदीन, गुलाम सरवर खान, उनके बेटे मंसूर खान, उनके भतीजे, उनके बाकी साथी, सब के साथ जो इज़हार यकजहती करते हुए उन्होंने हमें इज्जत दी, यहाँ पजीराई दी, मैं उसके लिए भी आप सब की शुक्रगुजार हूँ। आज चूँकि 9 नवंबर है तो 9 नवंबर की निस्बत से आज मुफक्किर पाकिस्तान का दिन है। मुफक्किर पाकिस्तान ने एक सियालकोटी बेटी होते हुए, दुख्तरी सियालकोट होते हुए, मेरा ये फ़र्ज़ है कि इकबाल की फ़िलासफ़ी, इकबाल के नज़रिए को ज़िंदा रखने के लिए और नौजवान नस्ल तक उस पैगाम को आम करने के लिए मीडिया के ज़रिए उस तफक्कर की दावत दूँ, क्योंकि मुफक्किर पाकिस्तान ने जिस तफक्कर की बात की थी वो आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आपने देखा कि इकबाल ने अपनी फ़िलासफ़ी में, नज़रिए में, अपने बयानिए में खुददारी का दर्स दिया, खुदी का दर्स दिया और बार बार इस कमिटमेंट को दोहराया कि वो कौम उस वक्त तक दुनिया के नक्शे पे तरक्की याफ्ता कौम का रूप नहीं धार सकती जब तक खुददारी उसके लिए सबसे पहली अव्वलीन तरजीह ना हो। तो आज पाकिस्तान को जहां खुदी और खुददारी को आगे बढ़ाते हुए तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़ा जो सफ़र है उस पर रवां-दवां होने की ज़रूरत है। वहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में और यहाँ आज गुलाम सरवर साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनको सामने रखते हुए इस मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ आगे लेके चलना चाहती है। आज यहाँ एक ऐसा आपका मजबूत चट्टान के जैसे असाब वाला जो खिता है, क्योंकि आपके असाब जो हैं वो चट्टान से ज़्यादा मजबूत हैं। आप लोग बहादुर, जुर्रतमंद और निडर लोग हैं। आप जिसके साथ खड़ा होते हैं सीना तान के खड़ा होते हैं। लेकिन आज इस सरजमीन पर खड़े होके इकबाल के उस फलसफे के तहत मैं ये आपसे सवाल करने आई हूँ कि जिस इकबाल का नज़रिया लेके तहरीके हमारी इंसाफ जो है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो मर्ज़ वजूद में आई और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट, चोरी, राजनी, 2 नंबरी का रास्ता रोकेंगे और हम पाकिस्तान के अंदर वो रिफॉर्म्स लाएंगे जो रूल ऑफ लॉ से जुड़ी हूँ, जो मेरिट की अक्कासी करती हूँ, जहाँ पे माइट इज़ राइट की बजाय अदारे मजबूत हों। आज क्या वो इकबाल के नज़रियात, वो फ़िक्र, वो सोच जिसके तहत हम सियासत का ये सफ़र शुरू करके इस इलाके के अंदर आए थे, क्या हम वो अचीव कर पाए? आंसर इज़ नो। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मकसद के लिए की जा रही है
کہ ایک ہمارا رہبر جس کے ساتھ میں چٹان بن کے کھڑی رہی، جس کے بیانیے کو سیاسی مورچے پہ سب سے زیادہ اس کا دفاع میں کرتی رہی، سیاسی مخالفین کو سب سے زیادہ میں للکارتی رہی، سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے لیڈر کے بیانیے کا دفاع کرتے کرتے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں جس کو رہبر بنا کے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا، پاکستان کی سوچ بدلنے کا، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا جو خواب آنکھوں میں سجا کے اس میں شامل ہوئی تھی، وہ رہبر جو ہے اس کے گھر میں رہزن بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کے اندر جو رہزنی ہو رہی تھی، خاتون اول، اس کی سہیلی فرح گوگی، خاتون اول کا خاندان، خاتون اول کے ساتھ جڑے جتنے کردار تھے، وہ جس طرح سے مال مسروقہ پہ ہاتھ صاف کر رہے تھے، قومی خزانہ دن بدن خالی ہو رہا تھا، لیکن مانیکا فیملی، فرح گوگی کا خاندان، ان کے خزانے بھر رہے تھے۔ آج جو ہوش ربا انکشافات اور کرپشن کی عجب کہانی اور غضب کہانی میڈیا کی سکرینوں پہ چلی ہے، جس کے تحت ایک ایسی خاتون جس کا استحقاق کوئی نہیں تھا، نہ وہ ایم این اے تھی، نہ ایم پی اے تھی، نہ پارٹی کے اندر کوئی عہدیدار تھی، لیکن اس کی رسائی جو تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اتنی آسانی سے تھی کہ اس کو جب چاہے وہ وزیر اعظم کے بیڈ روم تک جا کے خاتون اول کو وہ تمام مال اسباب فراہم کر سکتی تھی جو اس نے دن بھر جو ہے اکٹھا کیا ہوتا۔ ساتھیوں، یہ تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے جس لیڈر کے ساتھ امیدیں لگائیں، فرح گوگی جیسے کرداروں نے نہ صرف اس جماعت کو بدنام کیا، بلکہ جو کمپنیاں، جو اکاؤنٹ جس طرح بیرونی اور اندرونی ملک جائیدادوں کا ایک تفصیلی ایک بوریوں میں ڈالیں اگر آپ ان تفصیلات کو، تو وہ بوریاں کم پڑ جائیں گی۔ میں نے آپ کے واٹس ایپ گروپ میں وہ شیئر کی ہیں کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں وہ یہ نہیں کہ ڈھکے چھپے، یہ ریکارڈ جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہماری سیکیورٹی ایکسچینج کمیٹی یا کمیشن جو ہے، جو فیڈرل سطح پہ ہر کوئی اپنے آپ کو انلسٹ کرتا ہے، رجسٹر کرتا ہے، یہ اس کی دی ہوئی کمپنی ہے جو مصوفہ نے خود جا کے رجسٹر کرائی ہیں، یہ کوئی بے نامی نہیں ہے۔ ان کمپنیوں کے اندر جو اثاثوں کا اضافہ ہوا ہے، ان سینکڑوں اکاؤنٹس کے اندر جس طرح آپ کے اربوں روپے ان اکاؤنٹس کے اندر آئے، اور 3 سالوں کے اندر جس طرح آسمان کی بلندیوں پہ ان کے اثاثے چلے گئے، پاکستان نیچے جا رہا تھا۔ ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹیم، ان کی لیڈرشپ میں ان کے جو فرسٹ لیڈی کا خاندان اور دوست احباب، ان کے اثاثے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے جو معصوم ذہن ہے، میرا دل جو ہے یہ بات اور یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میرا لیڈر جو ہے، جس کو میں لیڈر مانتی تھی، وہ کسی جگہ ڈاکہ زنی، ڈکیتی اور اس قومی خزانے کے ساتھ ہونے والے ہیر پھیر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ لیکن جوں حقیقتیں عیاں ہوتی گئیں، جوں ہمارے سامنے وہ تمام حقائق آتے گئے، ہمیں یہ یقین کرنے میں مشکل نہ ہوئی کہ رہبر کو رہزن بنانے میں جو کردار تھے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ میں آج کے اس پلیٹ فارم سے ان ذمہ داران کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ انکشافات اس قوم کو آپ نے حیران و ششدر کر کے، ان انکشافات کے ذریعے یہ مایوسیوں کا شکار یہ جو قوم ہے اس کو اور زیادہ دل آزاری کر دی، لیکن ان کو سکون اور ٹھنڈک اس وقت پڑنی ہے جب یہ کردار جو ہیں وہ گرفتار ہوں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں اور ان سے یہ مال مسروقہ برآمد ہو۔
ये सारा कौम का लूटा हुआ पैसा मेरे बच्चों की तालीम पे खर्च हो, ये पैसा, ये सरमाया, ये सासे जो हैं इनकी नीलामी करके मेरी देहात के अंदर मरने वाली बहनें बेटियां जो आज भी जचगी के दौरान मरती हैं, मेरा वो बच्चा जो बिलक बिलक पे दवाई ना मिलने की वजह से आज मर रहा है, ये सरमाया उस पे लगाया जाए और ये किरदार जो है वो कौम के सामने ला के इनको कानूनी और आईनी अदालत में फिलफौर सजा दी जाए। आखिर में चूंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है आज 9 नवंबर को इकबाल के उस नजरिए के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शहीन का जो निशान मैदान में लेके आई है, उस शहीन की परवाज के साथ जुड़ा जो हमारा अज़म है, उसमें हम उन नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि जो क़याम पाकिस्तान के वक्त नौजवानों ने शहीन बन के उस ख्वाब की तबीर दी थी और पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त नामुमकिन को मुमकिन बनाया अपने नौजवान शहीनों की ताकत से। इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आज शहीन के निशान के साथ इस पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने जा रही है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है वो गिद्धों से, राहजनों से, आपकी वो आपके अवाम के गिद्ध बन के नोचने वाली जो किरदार थे उनसे निकल के एक यकजा कौम, एक इंतशार का शिकार जो कौम है उसको एक यकजा कौम बना के इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ हम रवां दवा होंगे। आपका मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कोई सवालात हैं तो आपको बारी 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 मैडम ऐसा है कि बारी बारी आमदा इलेक्शन में शाह साहब से जी शाह जी आमदा इलेक्शन में रहबर शाह सैयद हूँ तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं जी। मैडम बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आमदा इलेक्शन में अकेले ही मैदान में जा रही है या कोई अलायंस भी बनाएगी या किसी के साथ अलायंस में, और सानवीस में ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ भी आपका अलायंस बन सकता है? देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती है। आज के हरीफ कल के हलीफ और कल के हलीफ आज के हरीफ हो सकते हैं। जो इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद सफबंदी होगी उसके बाद ये तयन होगा कि हम किस जमात के साथ किस तरह से गिव एंड टेक करके सियासी अमल के अंदर निकलेंगे। जहां तक हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा आज के दिन तक के बयानिए का ताल्लुक है तो हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि हमें अपने जोरे बाजू को आजमाना है। शहीन जो है वो करगस के जहान में एडजस्ट ही नहीं हो सकता। अगर शहीन को अपनी परवाज करनी है तो फिर हमें दो पर जो शहीन के जहांगीर तरीन और अलीम खान है उनकी जोर से उड़ना होगा और हमें दूसरों के बाजू और बैसाखियों पे इन्हिसार करने की बजाय इन दो परों से शहीन की परवाज को बुलंद करना है। और अवाम जो है वो जो सताए हुए हैं, बारियां लगा के मरूसी सियासत और नस्ल दर नस्ल जो वो सियासी जमातें अपने घर में ही हर चीज करती रही हैं, उनके मुतासरीन जो है वो नई जमात की तरफ देख रहे हैं। और आज IPP का यहाँ कट जो है वो इस बात की गमाजी करता है कि शहीन की परवाज जो है वो जीत की परवाज में बदलने जा रही है। जी 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 नून लीग की बी टीम कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे अक्सर तनकीद हो रही है। ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जितना बयानिया, जितने आपके कायदीन की तकरीरें हैं वो तो इमरान खान के अगेंस्ट हैं या नवाज शरीफ के खिलाफ, तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो क्या पॉलिसी है कि एंटी नवाज शरीफ इलेक्शन में जाएंगे या एंटी इमरान खान? देखिए, हमारा बयानिया जो है वो अवाम के दिलों के साथ जुड़ा, दस्तक देता वो बयानिया है जिसके तहत जो है वो हम अवाम के दुखों का मुदावा और मरहम लेके आए हैं। दुख देने वाले और मरहम लगाने वाले साथ साथ नहीं चल सकते। ये हमने तय करना है कि मरहम और जख्म एक ही हाथ से नहीं लग सकते। ये मरहम लगाने वाले हाथ और जख्म लगाने वाले हाथ एक जगह हो नहीं सकते। आपको ज्यादा जख्म किसने दिया, नवाज शरीफ ने या इमरान खान? देखिए, जो 3 दफा इक़्तिदार के सिंहासन पे आए
7 दफा पंजाब के वजीर आला के तौर पे उन्होंने इक़्तिदार के मजे लूटे, लेकिन ये पाकिस्तान ना बदल सका। हम लोग, मुझ समेत बहुत सारे और, हमने उन दोनों जमातियों को जो बारियां लगाने वाली थी उनसे ऐलान बगावत करके हम पीटीआई में आए थे। हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इस पाकिस्तान को बदलना चाहते थे, हम इस निज़ाम को बदलना चाहते थे। हमारे वो ख्वाब जो थे उनको ताबीर ना मिल सकी। हाँ, अलबत्ता हमें फराह गोगी और बुशरा बीबी जैसे किरदार जरूर मिले पीटीआई में, और हमें ये देखना है कि हमारी मंजिल जो है वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इमरान खान ने दिखाया था। वो अधूरा ख्वाब जो है उसकी तबीर इंशाल्लाह हम आईपीपी के प्लेटफॉर्म से इस मेरा सवाल आपसे ये है मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन वक्त आगे कौन शामिल हो रहा है, नया इतिहाद में आगे विकेट कौन सी गिराने जा रहा है। दूसरा ये बताइएगा कि जेल में तो फवाद चौधरी साहब से भी कोई है बातचीत जारी है अभी कि नहीं? आपका मैं आया था जी, आप भी सवाल कर लें ताकि मैं एक ही दफा फिर राना शीर जी। कैपिटल से मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई इलेक्शन होगी, अभी यकीन है क्या तमाम पार्टियां इसमें शामिल होंगी? देखिए, इलेक्शन का सायरन बज चुका है और इलेक्शन का बिगल बजने के बाद हर जमात जो है वो अपनी सियासी इनिंग्स जो है उसको शुरू कर रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो वाहिद जमात थी जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ, तारीख का ऐलान हुआ, सबसे पहला जलसा हाफजाबाद में उसी दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का था। लिहाजा हमें ये यकीन है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने, सियासी अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल और इंतशार से निकलने का वाहिद जो कुंजी है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन इस पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे हमवार कर सकता है। जो बात आपने दूसरी की कि भाई हम अगली कौन कौन सी विकटें उड़ाने वाले चले गए, हम अपने साथियों के बाजू और ताकत बनाते हुए आईपीपी को मुस्तहकम बनाएंगे। हमारा ये यकीन भी है और कमिटमेंट भी है कि बहुत सारे लोग हमारे इलेक्टेबल्स राब्ते में हैं। हल्के की सियासत करने वाला देखता है कि हल्के के अंदर सियासत के दाव पेच क्या हैं। हम हल्का वाइज ये तय कर रहे हैं, हमारी एक कमेटी बनी है जो तयन कर रही है कि किस हल्के के अंदर हमारा कैंडिडेट जो है वो कहाँ खड़ा है। उसके हिसाब से हमें फिर अगर कोई बेहतर और उससे आगे जीतने वाला हमारी टीम में आएगा तो हमें खुशी होगी कि हम वो सीट निकालें। ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना हमारा टारगेट है। जीतेंगे तो हम इस्तेकाम पाकिस्तान के मंशूर पे अमल करेंगे, और जीतने के लिए एक जीतने वाला कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है, और उसी की तरफ हमारा फोकस है। और यहाँ 2 सीटें एमएनए की और इंशाल्लाह 4 सीटें एमपीए की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी जेब में डाल के जा रही है। जी की शिकायत पहुंच पाती थी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। देखिए, जिसने जाके फराह गोगी की स्याहकारियां और स्याह अमल पे जिक्र किया, तस्करा किया, वो उस वक्त के डीजी आई हो या मैं हूँ या आमर कियानी, जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, कोई भी शख्स जो है वो चेयरमैन पीटीआई के गैज और गजब से नहीं बच सका। आप लोगों ने, मीडिया की आंख ने देखा कि फराह गोगी की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मेरे प्यारे चेयरमैन पीटीआई को आके डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने मीडिया में आके खुद उसकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए अपनी जात को पेश कर दिया। तो सादक और अमीन जब गंदगी के अंदर पत्थर फेंक के उस गंदगी से बचने की कोशिश करेंगे तो उनके दामन पे वो चींटे जरूर आएंगे, और वो आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। करप्शन पर पर्दा डालने वाले इमरान खान को क्या आप करप्ट कहेंगी? उस्मान साहब का सवाल ले लें। जी, उस्मान साहब, जी जी जी, आप भी बोलें। शामिल हुए, ये एक हैवी वेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो अकेले नहीं आ रहे, जो साबिक एमएनए है, साबिक एमपी है। एक बात है, इलेक्शन में हर पार्टी के पास जो इलेक्शन में आई उसके पास कुछ ना कुछ बयानिया है, उसके पास कुछ ना कुछ मंशूर है
کسی نے موٹر ویز دی ہوئی ہے, کسی نے صحت کارڈ دیا ہوا ہے. آپ کے پاس کہ آپ کیا منشور لے کے آ رہے ہیں, کیا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, بہت امپورٹنٹ سوال. میرا سوال اور اس میں اکثریت جو ہے نا میڈم وہ 3.5 سال تک جو استحکام پاکستان پارٹی میں ہے ٹھیک ہے. وہی لوگ یہاں موجود ہیں, بہت وہی پکچر جو ہے وہی کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا, وہ بھی دسو. ہاں کیا عمران خان ترقی ثابت ہوئی ہے؟ نہیں ابھی تک چلو اور میڈم ایک چلو اور جی بس جی ہوں میری باری ہے. میڈم تسا سارے اپنے سوال, ہوں میری باری, میری باری. نہیں پہلے میں جی جی فواد چودھری کو شامل کریں کہ اس کے ساتھ بھی کوئی رابط ہو رہے ہیں, وہ وکٹ بھی کب آ رہی ہے, وہ پریس کانفرنس بس گل ہے جی, گل ہے جی. کیا عمران خان پہ ترقی ثابت ہوئی کوئی؟ اچھا جی, میرا خیال ہے کہ جتنے سوال میرے بھائیوں نے کیے ہیں, آپ سارے محب وطن ہیں, آپ اس ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, آپ تڑپ رہے ہیں کہ یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ نے اس ملک کو بدلنا ہے, اس نظام کو بدلنا ہے, اس قیادت کو بدلنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب تک آپ نہیں بدلیں گے نہ یہ نظام بدلے گا, نہ یہ ملک بدلے گا. آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو آپ کے کان, آنکھیں اور زبان یا وہ سنتے ہیں, کہتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے آپ. میرا دل ہو سکتا ہے اس چیز کو ماننے کے لیے انکاری ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں بندہ اس ملک کو یہ طے کر لیں کہ سپر شخصیت اب نہیں بچا سکتی. اس ملک کو بچانا ہے تو سپر سسٹم چاہیے. سپر سسٹم جو ہے, یہ سپر شخصیات جتنی تھی, آپ سب ان کے فین کلب ہیں, فین ہیں, سیلیبریٹیز کے فین ہوتے ہیں. فین جو ہوتا ہے وہ فین کلب کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہیرو جو ہے وہ فاؤل پلے نہیں کر سکتا. جو بھی دنیا کے اندر جتنے کھیل ہیں ان کا کھیلنے کا ایک اصول ہے. کوئی جتنا مرضی نامور کھلاڑی کیوں نہ ہو, کیا میسی یا رونالڈو کو یہ اجازت ہے کہ وہ فاؤل کرے تو وہاں ریفری اس کو ریڈ کارڈ نہ دکھائے اور گراؤنڈ سے باہر نہ بھیجے کیونکہ یہ بہت پاپولر اور اس کا فین کلب بہت زیادہ ہے, اس کو گراؤنڈ میں رہ کے کھیلنا چاہیے. کوئی کھلاڑی سیاست کے کھیل کے اندر بھی اگر فاؤل پلے کرے گا